अध्यादेश को कानून बनाने की चुनौती। मोदी सरकार अपने पहले 7 महीनों में 6 अध्यादेश ला चुकी है। प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा की नियुक्ति के लिए ट्राई संशोधन अध्यादेश, तेलंगाना राज्य पुनर्गठन कानून में बदलाव के लिए अध्यादेश, बीमा क्षेत्र में निवेश की सीमा 26 से 49% करने के लिए अध्यादेश, कोयला खदानों की नीलामी के लिए अध्यादेश, भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन के लिए अध्यादेश और दिल्ली की अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए भी अध्यादेश। इसके अलावा नागरिकता, न्याय प्रक्रिया और टेक्सटाइल से जुड़े 3 और अध्यादेश आ सकते हैं। सरकार को इन्हें कानून में बदलने के लिए फरवरी में शुरू होने वाले बजट सत्र का इंतजार करना पड़ेगा। अड़चन क्या है? आरोप यह है कि बीजेपी सरकार बनाने से पहले यूपीए सरकार के 25 अध्यादेशों का विरोध करती रही। अब आलोचना हो रही है कि उसने इस पर यू टर्न क्यों लिया। There are very rare legislations for single persons. A ordinance for, by and of Mr. Mishra, for, of and by the Honorable Prime Minister. Then we condemn it, we unequivocally criticize it, and this is yet another example of a failed government. अभी क्या हो रहा है? विकास की रफ्तार बनाए रखने के लिए मोदी सरकार अध्यादेश लाई और अब कानून बनाने के लिए संयुक्त सत्र का रास्ता खोजा जा रहा है। हालांकि भारत के संसदीय इतिहास में ऐसा अभी तक 3 बार ही हुआ है। देखिए, सरकार जो ऑर्डिनेंस लाई है उससे साफ दिखाई देता है कि सरकार जिस काम के लिए चली थी वो उसको करना चाहती है। एक तरीके से उनकी दृढ़ता को दिखाती है। लेकिन हमने देखा पार्लियामेंट में, और इसके लिए मेरे ख्याल से सभी राजनीतिक दल दोषी हैं। बीजेपी जब पहले थी तब भी वो यही किया करती थी, पर वो अगर आपको आगे बढ़ना है तो उससे आगे निकलना पड़ेगा। बात वहाँ अटकी रही, मामले लटके रहे, तो उन्होंने अध्यादेश लाए। अब अध्यादेश को उन्हें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा पार्लियामेंट में, और इंट्रोड्यूस नहीं होगा तो मेरे ख्याल से इंट्रोड्यूस करके कुछ ना कुछ वहां पर रास्ता निकल। दूसरी बड़ी चुनौती, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास की बात करते हैं, तो ऐसे में हिंदुत्ववादी संगठनों पर कैसे अंकुश लगाएंगे वो? साल 2014 के दिसंबर महीने में आगरा से आई धर्मांतरण की इन तस्वीरों ने पूरे देश को चौंका दिया। यही नहीं, हिंदूवादी संगठनों ने घर वापसी के नाम से धर्मांतरण कार्यक्रमों की लंबी लिस्ट जारी कर दी। देश भर में तीखी प्रतिक्रिया तो हुई ही, विपक्ष ने संसद का शीतकालीन सत्र भी नहीं चलने दिया और कई अहम बिल लटक गए। RSS spends 50 lakhs a month on conversion of average 1,000 families. मोदी विकास का नारा दे रहे हैं, लेकिन संघ समर्थित संगठन और आरएसएस घर वापसी और हिंदू राष्ट्र बनाने के एजेंडे का खुला ऐलान कर रहे हैं। जो भूले भटके बिछड़ गए उनको वापस लाएंगे, हमारे ऐसे ही गए हैं। मोदी सरकार धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाने की बात कह चुकी है। आज हुआ ऐसा समस्या नहीं, देश में आजादी के बाद अभी तक ये समस्या चलते रहा। काफी धन विदेश से भी आ रहे, सबको भी मालूम है। केंद्रीय मंत्री नकवी अल्पसंख्यकों को जोड़ने के लिए केरल से यात्रा शुरू कर रहे हैं। पिछले 5-6 महीने में कि डेवलपमेंट के मंच के अलावा बहुत सारे मंच, जैसे धर्म परिवर्तन का मंच, जैसे हिंदू राष्ट्र को स्थापित करने का मंच, जैसे अन्य तमाम ऐसी बातें आ रही हैं जो कि विकास से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो उसको विकास के जो मंच उन्होंने चुनाव के दौर में दिया था, उसको फिर से स्थापित करना उनकी एक बड़ी चुनौती। अगली बड़ी चुनौती, आतंकवाद। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे पड़ोसियों की मानसिकता ने युद्ध करने की तो ताकत खो दी है, लेकिन प्रॉक्सी वॉर के माध्यम से निर्दोष नागरिकों को मारने का सिलसिला चला है। कितने निर्दोष लोगों को मार दिया। चुनाव से पहले भी प्रधानमंत्री मोदी आतंकवाद से निपटने की बात कहते रहे हैं। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद पाकिस्तान में खुलेआम भारत के खिलाफ जहर उगलता है और आतंकी जकीउर रहमान लखवी को जमानत मिल जाती है।
लेकिन भारत के बार बार कहने पर भी पाकिस्तान बाज नहीं आता। वो ना तो देश के अंदर होने वाली हरकतों पर लगाम लगाता है और ना ही सीमा पर। आतंकी संगठन तहरीक तालिबान का कमांडर अदनान राशिद भी पाकिस्तान की पोल खोल चुका है। We Muslims have not forgotten the blood game you played in Indian Kashmir, exploiting youth in the name of so-called freedom. रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने सीमा पर हुई गोलीबारी पर कड़ा संदेश देते हुए सेना से कहा कि पाकिस्तान की ऐसी हरकतों का दोगुनी ऊर्जा से जवाब दे। और अगली बड़ी चुनौती जो एक सियासी चुनौती है। चुनावी राजनीति में 2015 की सबसे बड़ी चुनौती है दिल्ली। साल 2014 के तमाम ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी पहले से ज्यादा सीटें जीत सकती है, लेकिन सीएम की पहली पसंद केजरीवाल है। ऐसे में मोदी के लिए अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी दिल्ली दरबार के रास्ते की सबसे बड़ी अड़चन है। अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को किसने रोका था, ये आपको बता दो छोटे छोटे बच्चों ने। तो परंपरा भी अपने साथ है, राजनीतिक धरातल भी अपने साथ है। जो अन्ना के नहीं हुए वो आपके नहीं हो सकते हैं। बीजेपी भी मोदी लहर पर सवार होकर आम आदमी पार्टी का मुकाबला करना चाहती है। मध्य वर्गीय मतदाता आम आदमी पार्टी से दूर हुआ तो आपने निचले तबके का रुख किया, लेकिन बीजेपी ने दिल्ली के इस बड़े वोट बैंक के लिए अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए अध्यादेश की चाल भी चल दी है। बीजेपी दिल्ली चुनाव में पिछली बार भी नंबर 1 की पार्टी थी और इस बार भी बीजेपी बहुत मजबूती से लड़ रही है और अमित शाह का पूरा ध्यान उधर है, सारे एमपीज को लगा रखा है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जिन्होंने कि पिछली बार इनको जबरदस्त चुनौती दी थी, वे काफी फिसल गए हैं। नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में कामयाबी हासिल की तो 3 महीने बाद यानी अगस्त महीने में 10 सीटों पर हुए उपचुनावों में लालू की आरजेडी और नीतीश की जेडीयू गठबंधन ने 6 सीटें जीतकर मोदी का विजय रथ रोक दिया। लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश की जगह सीएम की कुर्सी संभालने वाले जीतन राम मांझी ने भी मोदी के रथ को रोकने का दावा किया है। भाजपा का अपना जो रथ चला रहे हैं वो रथ आज रुकते रुकते वहां चल गया है, अब बिहार में उनको फटकने नहीं देंगे। 22 दिसंबर को लालू नीतीश समेत 6 पार्टियों ने जनता परिवार बनाकर मोदी के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है। जनता परिवार के जितने दल हैं अलग अलग, उन सब लोगों को एकजुट करने के लिए यह एक प्रयास है, एक बिल्कुल भिन्न किस्म का प्रयास है। लोकतंत्र में ताकत के जोर पर दुनिया को डराया नहीं जा सकता है। ये जनता है जो छप्पर फाड़ के देती भी है और साफ साफ करके लूट भी लेती है। मांझी की जुबानी चुनौती का जवाब मोदी दे चुके हैं। चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय मंत्रिमंडल में बिहार से नाता रखने वाले 8 मंत्रियों को जगह दी गई है। जनता परिवार के ऐलान के बाद भी अमित शाह ने जीत का भरोसा दिलाया है। लेकिन बिहार पहला ऐसा राज्य होने जा रहा है या होगा जिसमें मोदी लहर की असली परीक्षा होगी, और उसका एक सिग्नल तो जैसे तैसे बना गठजोड़ वहाँ दे चुका है उपचुनावों में। उपचुनावों में जैसे ही ये सब पार्टियां मिली, आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस, वैसे ही बीजेपी की बहुत मुश्किल हुई। और अगली चुनौती काला धन। चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी
हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी ने काला धन वापस लाने का जो वादा किया था वो अब तक पूरा नहीं हुआ है। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के कहने पर काले धन के लिए जस्टिस MB शाह की अगुवाई में SIT बनाकर इस मोर्चे पर काम शुरू किया था, लेकिन अब तक काले धन की वसूली शुरू नहीं हुई है। ये मोदी के लिए बड़ी चुनौती है। काला धन अगर जहाज से नहीं आ रहा तो ऊंट पर इनका इंतजाम कर देते, ऊंट पर लाद लिया। काले धन पर संसद से लेकर सड़क तक सवाल उठ रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार की मुश्किल ये है कि पुराने खातों की जानकारी देने वाले HSBC समेत तमाम बैंक अब नियमों का हवाला देकर नई जानकारियां नहीं दे रहे हैं। विदेशों में जमा काले धन के खातों की जांच कर रही SIT ने खुलासा किया है कि 628 खातों में 289 में कोई पैसा नहीं है। 201 खाता धारकों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। 79 खातों की जांच चल रही है। कुल मिलाकर 4500 करोड़ रुपए काले धन की जांच चल रही है और सिर्फ 3 मामलों में जुर्माना लगाया गया है।